हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कमेंट करके यस लिख दीजिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है उसमें हम ओवरव्यू ऑफ सेल डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्वालिटी के साथ डिस्कस करेंगे और लास्ट में 9 से 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी बूस्टर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर बहुत प्यारा होने वाला है और धीरे धीरे लेक्चर को मैं बिल्ड करूंगा। धीरे धीरे आपका नशा बढ़ेगा और लास्ट में जाके स्क्रीन प्ले बहुत खतरनाक दूंगा, तो आपको बहुत मजा आएगा। दूसरी चीज, मैंने आपका लास्ट लेक्चर लिया था, आपको बताया था कि रिवीजन किस तरीके से करना है और मैंने डेज लिख के बताए थे कि इस दिन आपको इतना मिनट रिवाइज करना है। अब मैं जब आज का लेक्चर कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आज के लेक्चर को और फर्स्ट लेक्चर को रिकॉल करना है, किस तरीके से रिवाइज करना है। तो जो भी चीज, जो भी टास्क, जिस भी तरीके से मैं आपको दूंगा आप उसे कंप्लीट करिएगा और बस मुझ पे विश्वास रखिएगा। मेरी क्लासरूम की जो टीचिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। इस कंटेंट पे विश्वास रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। सो गाइज, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। फटाफट लिख दीजिए यस सर और मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। फटाफट आप यस सर लिख दीजिए और मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। ठीक है, सो इनफ ऑफ टॉक, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है बच्चों ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है सर। तो हम सर सबसे पहले हेडिंग कौन सी डालें। सबसे पहले हेडिंग डाल, बड़ा बड़ा लिखना है। आज लास्ट क्लास में बच्चों ने कहा था डीलिमिटिंग लेयर। ठीक है सर, मैंने हेडिंग डाल दी है डीलिमिटिंग लेयर। ठीक है, अब मैं डीलिमिटिंग का मतलब आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास सेल है, तो बच्चों ने कहा कौन सी सेल है। मैंने कहा मेरे पास दो तरह की सेल है। एक को मैंने बोला प्लांट और दूसरे को मैंने बोला एनिमल। अगर मैं प्लांट सेल का डायग्राम आपको दिखाऊं, ठीक, तो प्लांट सेल के अंदर आपको बाहर की तरफ जो लेयर मिलेगी, बाहर की तरफ जो लेयर मिलेगी उसको आप बोलेंगे सेल वॉल, और अंदर की तरफ जो लेयर मिलती है उसको आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बट अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में बाहर की तरफ जो लेयर मिलेगी उस लेयर को आप बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो बच्चों, डीलिमिटिंग लेयर का क्या मतलब है। मैंने एक सेल लिया, सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। प्लांट सेल में बाहर की तरफ है सेल वॉल, अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में बाहर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो बच्चों, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इनको आप बोलते हैं डीलिमिटिंग लेयर। इनको आप बोलते हैं डीलिमिटिंग लेयर। तो डीलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर लेयर। डीलिमिटिंग का मतलब है आउटर लेयर। तो प्लांट सेल में आउटर लेयर है सेल वॉल, एनिमल सेल में आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की डीलिमिटिंग लेयर सेल वॉल, एनिमल सेल की डीलिमिटिंग लेयर सेल मेम्ब्रेन। ठीक, तो डीलिमिटिंग का मतलब होता है विच मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल, विच मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल, विच मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल। अब प्लांट का जो एग्जाम्पल है,
प्लांट का एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है अनियन पील सेल, अनियन पील सेल। बच्चों प्याज सभी ने देखी होगी, उस प्याज में एक पतली सी परत होती है, एक पतली सी लेयर होती है जिसको आप अनियन पील बोलते हो, ठीक। और एनिमल के अंदर एग्जाम्पल दिया है ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन चीक सेल। क्लास नहीं चल रही है? क्लास तो चल रही है ना बच्चों? क्या मेरी क्लास चल रही है? आप एक बार यस लिख दीजिए अगर क्लास चल रही है तो। ऐप नॉट वर्किंग, क्लास नहीं चल रही है। चल रही है, क्लास चल रही है ना? अच्छा, बच्चे कह रहे थे क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, ठीक, ओके, चल रही है, चल रही है, यस यस, ठीक है। एनिमल में एग्जाम्पल है आपका ह्यूमन चीक सेल। तो बच्चों यहां से अंदर से आप जो सेल निकालोगे उसको बोलते हैं ह्यूमन चीक सेल। तो एनिमल में आपका एग्जाम्पल हुआ ह्यूमन चीक सेल। तो ये हमारी पहली चीज हमारी खत्म हुई जिसको मैंने बोला डीलिमिटिंग लेयर, ठीक। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका दिया है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो आप अगली हेडिंग डालिए मेरे साथ, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। पूरा फोकस करना, बहुत सारे मस्त मस्त क्वेश्चन लाया हूं एनसीईआरटी बूस्टर के, ये देखिए वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बनाए हैं। पूरा का पूरा फोकस करना, धीरे धीरे एकदम मजा आएगा। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। बच्चों अगर मैं आपसे यूकैरियोट के न्यूक्लियस की बात करता हूं, ठीक, यूकैरियोट के न्यूक्लियस की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा। न्यूक्लियस का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं आपका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, पहले मुझे बनाने देना डायग्राम, फिर आप बनाइएगा। ये हमने बनाया है न्यूक्लियस का डायग्राम, न्यूक्लियस का डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे बाहर वाली ये जो है इस लेयर को क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर इसको बोलेंगे आउटर एनएम। एनएम का क्या मतलब हुआ सर? एनएम का मतलब हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम का मतलब हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस में बाहर की तरफ आपको क्या दिखी? ये वाली लेयर को मैंने बोला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बच्चों अंदर वाली को क्या बोलूंगा? अंदर वाली को आप बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो लिख के बताइए न्यूक्लियस में टोटल कितनी लेयर होती है, एक या दो? आप बोलेंगे दो। तो इनको अगर कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियस में आपकी कितनी लेयर है, तो आप बोलेंगे डबल लेयर, आप बोलेंगे डबल लेयर, ठीक। न्यूक्लियस में बाहर वाली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो टोटल लेयर हो गई है दो, ठीक। दूसरी चीज न्यूक्लियस के अंदर, दूसरी चीज न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका फंक्शन मैं अभी नहीं बताऊंगा,
जिसका फंक्शन मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सब डिटेल में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सब डिटेल में पढ़ना है। अभी सिर्फ टॉपिक का, चैप्टर का ओवरव्यू दिया जा रहा है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है जिस स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। सर न्यूक्लियोलस का फंक्शन अभी नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दे, न्यूक्लियोलस का फंक्शन बाद में बताऊंगा। तो तेरा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तेरा न्यूक्लियोलस है, और इसके अंदर तेरा प्रेजेंट होती है एक चीज जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम, जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये चीज जो तुमको दिखी, इस चीज को आप बोलेंगे क्रोमोसोम, इसको आप बोलेंगे क्रोमोसोम। तो आपको क्रोमोसोम दिखा, न्यूक्लियोलस दिखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखी। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि सर क्रोमोसोम क्या है। अब आपके दिमाग में आया कि सर क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम को समझाने के लिए मैंने आपकी हेडिंग डाली, जिसको मैंने बोला यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम। ध्यान से देखिएगा, यूक्रोमैटिक क्रोमोसोम। तो मैंने आपको न्यूक्लियस के अंदर दो लेयर दिखाई, न्यूक्लियोलस दिखाया और क्रोमोसोम दिखाया। अब किसी ने पूछा कि क्रोमोसोम क्या है, तो क्रोमोसोम को समझाने के लिए मैंने इस क्रोमोसोम को थोड़ा सा इस क्रोमोसोम को समझाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा हूं मैं आपको, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो इस चैप्टर के एंड में दिया है, ध्यान से समझना। ये मैंने कुछ इस तरीके से आपको दिखाया। तो बच्चों, ये जो आपको वी शेप दिख रहा है, ये जो वी शेप दिख रहा है, इसको आप बोलते हैं क्रोमैटिड। ये जो वी शेप दिखा क्रोमैटिड, ये जो वी शेप दिखा क्रोमैटिड। तो आप मुझे बताओ कि इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड दिखे, एक या दो? इस क्रोमोसोम में आपको कितने क्रोमैटिड दिखे? अगर मैं आपसे पूछूं, इस क्रोमोसोम में ये आपका एक क्रोमैटिड है और ये आपका एक क्रोमैटिड है, तो आपको दिखे दो क्रोमैटिड। बिल्कुल सही। इस क्रोमोसोम के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। इस क्रोमोसोम के अंदर आपका प्रेजेंट है डीएनए। तो अगर मैंने आपसे पूछा ये क्या है, आप कहोगे दो स्ट्रैंड है। दो स्ट्रैंड मतलब डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए के कितने धागे लिपटे हुए हैं? दो धागे। तो आप बोलेंगे डबल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए कैसा दिख रहा है? क्या ये सर्कुलर दिख रहा है या लीनियर दिख रहा है? आप बोलेंगे कि सर डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए आपको दिखा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक? मुझे गोवा जाना है, ठीक है? अब गोवा में मुझे बैग लेके जाना है। अब अगर मैं अपनी जीन्स को सिंपल ऐसे ही डाल दूंगा बैग के अंदर, तो वो जीन्स ज्यादा स्पेस घेरेगी बैग के अंदर। तो मैं अगर जीन्स को फोल्ड करके रखूंगा तो वो बैग में स्पेस कम घेरेगी। तो जब हमें कहीं जाना होता है तो मम्मी पापा हमारा सामान पैक करते हैं, और वो इस तरीके से सामान पैक करते हैं कि बेटा अच्छे से बुक्स रख, पैंट अच्छे से रख, निक्कर अच्छे से रख, ताकि उसके अंदर प्रॉपर स्पेस रहे। तो मेरी बात को समझिएगा, आपकी डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर। आपकी डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर। नोट डाल के लिखिएगा, आपकी
डीएनए की लंबाई है 2.2 मीटर और न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻⁻⁶ मीटर। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को डालना है। न्यूक्लियस है 10⁻⁻⁶ मीटर, डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का धागा न्यूक्लियस के अंदर डालना है, तो उसको आप क्या करोगे? वो करोगे या पैक करोगे? उसको पैक करोगे। पैक करोगे तो ये जो डीएनए होता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कुछ प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। तो बच्चों, कुछ प्रोटीन होते हैं जो इस डीएनए के साथ अटैच होते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जो इस डीएनए के साथ जगह जगह पर अटैच होते हैं, जिनका डिटेल इस चैप्टर के एंड में बताया जाता है और क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। इन प्रोटीन को आप बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, इनका नेचर होता है बेसिक। तो ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं ताकि डीएनए स्पेस कम घेरे। आपकी जीन्स को फोल्ड कर दिया गया, तो जीन्स की फोल्डिंग में जो प्रोटीन हेल्प कर रहे हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। जीन्स मतलब डीएनए। आपकी डीएनए की फोल्डिंग में, डीएनए की पैकेजिंग में जो प्रोटीन हेल्प करते हैं उनको हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं। इनके अलावा और भी प्रोटीन होते हैं जो पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। उन प्रोटीन को आप बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उनको आप बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जिसका नेचर होता है एसिडिक, और इसके अंदर थोड़ा सा आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं इन चारों को मिलाकर आप क्या बोलोगे? इन चारों को मिलाकर आप बोलोगे क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में क्या क्या है? क्रोमोसोम में मेन अपना जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है, उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, और उसमें भी जो मेन प्रोटीन होता है वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और थोड़ा सा आरएनए, इन चारों को मिलाकर आप बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो बच्चों, ये है आपका क्रोमोसोम। तो अगर मैं आपसे बात करूं यूकैरियोट के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं यूकैरियोट के अंदर, तो यूकैरियोट के अंदर आपका न्यूक्लियस में क्या मिलता है? क्रोमोसोम मिलता है। क्रोमोसोम में मेन क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। और ये डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर आपको यहां तक की पढ़ाई समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन कैसे हेल्प करते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, यह सब डिटेल में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, और इस चैप्टर के एंड में जब न्यूक्लियस पढ़ाया जाता है तब पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ दूसरी क्लास है, ओवरव्यू की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जितना बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, बेटा विश्वास रखिएगा, न्यूक्लियोलस का फंक्शन यहां नहीं पढ़ाया जाता।
जब न्यूक्लियस डिटेल में पढ़ाऊंगा 1 घंटा लेके, तब आपको बताऊंगा। ठीक, सो इनफ ऑफ टॉक। चलिए, तो हमें यूकैरियोट का न्यूक्लियस के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली कि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सर थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पर भी प्रकाश डालिए। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। देखिए, मैंने आपकी एक बनाई है सेल। ये क्या है सेल? ये तेरी प्रोकैरियोट की सेल है, एक बैक्टीरिया की सेल है। ठीक है सर, बैक्टीरिया की सेल है। अब इसके अंदर ये जो खाली खाली जगह पूरी की पूरी तुझे दिख रही है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर ध्यान से देखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर तुझे क्या दिखा? सर साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे एक चीज दिखी। क्या दिखी? सर साइटोप्लाज्म के अंदर मुझे जो दिखा है उसको मैंने बोला डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक, सर आपने यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं दिखाई? आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं दिखाई? नेशन वांट्स टू नो, आपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों नहीं दिखाई? इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। तो आप मुझे बताइए, ये स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना ट्रू है या फॉल्स है। इन यूकैरियोट न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, बट इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। ट्रू और फॉल्स? नेशन वांट्स टू नो। इन यूकैरियोट nucleus is well defined, but in prokaryote nucleus is not well defined. Guys, true or false? True, true, true. तो मैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूंगा? नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा न्यूक्लियस is not well defined। तो मैं कह सकता हूं कि ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में नहीं मिलता। ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। चलिए बताइए, यूकैरियोटिक डीएनए, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? यूकैरियोटिक डीएनए कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, but prokaryotic DNA is not covered by nuclear membrane. Prokaryotic DNA is not covered by nuclear membrane, but eukaryotic DNA is covered by nuclear membrane। बताइए, स्टेटमेंट बताइए। इसका मतलब its DNA is naked। नेकेड का यहां दो मतलब है। पहला मतलब है not covered by nuclear membrane। not covered by nuclear membrane। यूकैरियोट का जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, बट प्रोकैरियोट का डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। तो इट्स डीएनए इज नेकेड, सो इट्स डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। और कैसा डीएनए है? नेकेड डीएनए है। कहां प्रेजेंट है? इसका जो डीएनए है
वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। बिल्कुल सही। अब यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन जो है वो आपके एब्सेंट है। तो सर यहां डीएनए की पैकेजिंग नहीं होगी? होगी। कौन करेगा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन करते हैं। तो यहां पर ईश्वर ने हमें जो प्रोटीन दिए वो हिस्टोन प्रोटीन नहीं दिए, वो हमें दिए हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहां आप कहे जो प्रोटीन मिलते हैं वो मिलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और मजे की बात, यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक नहीं होते, बेसिक होते हैं। बट यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन एसिडिक थे, यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है। और यहां पर थोड़ा सा आरएनए भी मिलेगा, थोड़ा सा आरएनए भी मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा आरएनए भी मिलेगा। बच्चों यहां चार चीजें थी, तब आपने क्रोमोसोम बोला। डीएनए था, हिस्टोन प्रोटीन था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन था, आरएनए था। चार चीजें थी तब आपने क्रोमोसोम बोला। लेकिन यहां पर सिर्फ तीन चीजें हैं। तो आप मुझे बताइए, इन प्रोकैरियोट व्हाट यू हैव, ट्रू क्रोमोसोम और फॉल्स क्रोमोसोम? लिख के बताइए। इन प्रोकैरियोट आपके पास क्या है, ट्रू क्रोमोसोम या फॉल्स क्रोमोसोम? नेशन वांट्स टू नो। लिख के बताइए। प्रोकैरियोट में डीएनए है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, आरएनए है, बट प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, इसलिए आप यहां पर वर्ड यूज करते हैं फॉल्स क्रोमोसोम। फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट। तो आपने न्यूक्लियस के बारे में जाना, और ये जो कंटेंट है जिसमें आपको ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिख रहा है, इसी चीज को आप न्यूक्लियोइड भी बोल देते हो। इसी चीज को आप, ये जो आपको रीजन दिख रहा है साइटोप्लाज्म में, ये जो आपको डीएनए दिख रहा है जिसमें आपको नॉन हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं, इसको आप एक वर्ड और यूज कर देते हो जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, न्यूक्लियोइड। तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। तो हमने प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस आपका पढ़ लिया है। ठीक, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। बस इसी तरीके से बैठते रहना। बहुत तकड़ा स्क्रीन प्ले दूंगा, धीरे धीरे क्लाइमैक्स पे लेके जाऊंगा। ठीक, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले अपना तकड़ा रहता है, क्लाइमैक्स में अपन बहुत खतरनाक करते हैं और फिर क्लास ओवर हो जाती है, और उसके बाद तुम और हम अपने रास्ते, सलाम नमस्ते, हंसते हंसते। ठीक, आ जाओ। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया। तो तुम्हारे सर ने पहले क्या पढ़ाया? डीलिमिटिंग लेयर का मतलब होता है आउटर लेयर। प्लांट में आउटर लेयर है सेल वॉल, एनिमल में है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट में एग्जांपल है अनियन पील, एनिमल में एग्जांपल है ह्यूमन चीक। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में बाहर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दोनों को मिला के मैंने बोला डबल लेयर। ये है न्यूक्लियस, इसका फंक्शन अभी नहीं बताया। ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम। एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमोसोम के अंदर धागे हैं, डबल स्टैंडर्ड हैं, 2 स्टैंड वाले धागे हैं। डीएनए कैसा है? लीनियर है। इसकी पैकेजिंग के लिए हिस्टोन प्रोटीन है, और पिंक कलर से दिखाया है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, थोड़ा सा होता है आरएनए। चारों को मिला के बोला क्रोमोसोम। डीएनए 2.2 मीटर का धागा है क्रोमोसोम के अंदर। अब इस क्रोमोसोम को, इस डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर रखना है, और न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻6 मीटर। तो इतने छोटे में इतनी बड़ी चीज डालनी है तो उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। पैकेजिंग करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इनमें जो मेन प्रोटीन होता है वो हिस्टोन प्रोटीन होता है।
प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं होती, मतलब यहां न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, यहां ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। ठीक, इसका जो डीएनए है वो नेकेड है, मतलब इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन यहां नहीं मिलते, यहां नॉन हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, जिनका नेचर बेसिक होता है। फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, टू क्रोमोसोम एब्सेंट। बच्चों समझ में आया यहां तक? तो एक बार फिर से आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। सिर्फ पढ़ाई करते रहना, पूरा फोकस रखना। जब भी चैप्टर खत्म होगा हम आपको इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व कराएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अपनी क्लासरूम, अपनी नहीं सभी की, पूरे पीडब्ल्यू की जो टीचिंग होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। कोई भी क्लास स्किप मत करना। रिवीजन प्लानर भी मैं ही दूंगा, मैं आपको लिख के दूंगा कि कल आपको बॉटनी का कैसे रिवीजन करना है, कितने टाइम में रिवीजन करना है, सब लिख के दूंगा। फ्राइडे की क्लास के बाद आपको नेक्स्ट वीक तक कैसे रिवीजन करना है सब लिख के दूंगा। किस दिन 10 मिनट पढ़ना है, किस दिन 5 मिनट पढ़ना है। ठीक, इनफ ऑफ टॉक। नेक्स्ट जो आप इसके बाद हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग है आपकी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी डलेगी वो डलेगी आपकी साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी साइटोप्लाज्म। बच्चों साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड रीजन होता है, सेमी फ्लूइड रीजन होता है। ठीक, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता है, कुछ पार्ट लिक्विड होता है और बाकी पोर्शन पर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो लिक्विड होता है उसको साइटोजोल बोलते हैं, साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहां सेल ऑर्गेनेल होते हैं उसको ट्रोफोप्लाज्म बोलते हैं। बट अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ट्रोफोप्लाज्म वर्ड पूरे एनसीईआरटी में नहीं है, वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो टीचर को आता है। जब समय आएगा आपको डिफरेंशिएट करके भी बताया जाएगा साइटोप्लाज्म। अब एक सिंपल भाषा में बोला कि एक सेमी फ्लूइड रीजन है जो आपका प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और आपका यूकैरियोट में भी मिलेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट यहां पर अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोट्स में कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं और कौन आते हैं, एनिमल आते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल के साइटोप्लाज्म में, प्लांट्स और एनिमल में साइट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो साइटोप्लाज्म किसका साइट है, साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होती है। साइटोप्लाज्म प्लांट हो या एनिमल हो, इनके साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी है। सेलुलर एक्टिविटी का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। बच्चों हमारी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, बड़े बड़े कंपाउंड छोटे कंपाउंड में टूट रहे हैं, छोटे कंपाउंड बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म चल रहा है और हम एक जिंदा स्टेट में हैं। तो सेल, प्लांट और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होती है। इन रिएक्शंस की वजह से, इन रिएक्शन की वजह से जो कि which keeps cell in living state। तो सेल के साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन चल रही हैं जिसकी वजह से सेल जिंदा है, लिविंग स्टेट में है। तो ये आपने जाना साइटोप्लाज्म के बारे में। तो बच्चों हमने आपका कॉन्सेप्ट 3 पढ़ लिया। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट 4, जिसमें आप हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल। आप छोटी सी हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेल, छोटी सी हेडिंग डालेंगे सेल ऑर्गेनेल। ठीक, सेल के चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनके साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हीं को मैं बोल रहा हूं कि वहां पर सेलुलर एक्टिविटी हो रही है।
सेल के एक एग्जांपल दे देता हूं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, मतलब प्रोटीन का बनना एनाबॉलिज्म, प्रोटीन का बनना एनाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म किसका टाइप हुआ? मेटाबॉलिज्म का टाइप हुआ। तो मैं एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं, केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल लिख के बता देता हूं। सेल के साइटोप्लाज्म में किसकी सिंथेसिस हो रही है? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक। और प्रोटीन की सिंथेसिस को आप बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से सेल लिविंग स्टेट में है, और केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस। बच्चों यहां तक समझ में आया? तो एक बार सभी लोग हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, स्पीड में यस लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको यह चीज समझ में आ गई है और मैं कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट आप जो छोटी सी हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। नेक्स्ट आप डालेंगे सेल ऑर्गेनेल। बच्चों अगर मैं आपसे बात करता हूं यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन अरे दीवाने, ये तो बाढ़ आ गई रे बाबा थैंक यू, ठीक। यूकैरियोट के अंदर आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल जिनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो आपके यूकैरियोट में मिलते हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेल आपको आगे पढ़ाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ये सब पढ़ोगे डिटेल में। आपका गोल्गी बॉडी मिलेगा, सब पढ़ोगे। आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, आपका लाइसोसोम मिलेगा, आपका वैक्यूल मिलेगा, आपका माइक्रोबॉडीज मिलेगी, ईटीसी सब मिलेगा, सब डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन है, तो 2 मेम्ब्रेन है। गोल्गी बॉडी में 1 मेम्ब्रेन है, ईआर में 1 मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम में 1 मेम्ब्रेन है, वैक्यूल में 1 मेम्ब्रेन है, माइक्रोबॉडी में 1 मेम्ब्रेन है। तो ये सारे ऑर्गेनेल इस चैप्टर में 1 बाय 1 डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, बट अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करता हूं तो ये सब आपके एब्सेंट होते हैं। अब जितने पॉइंट मैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के कवर कर रहा हूं, इनको कवर करने के बाद मैं एक टेबल बना के दूंगा। यहां लिखूंगा प्रोकैरियोट, यहां लिखूंगा यूकैरियोट। तो इन सारे पॉइंट को टेबल की फॉर्म में भी आपको दूंगा, बट डायरेक्ट टेबल नहीं बना सकते। अगर डायरेक्ट टेबल बनाऊंगा तो आपको न्यूक्लियस कैसे एक्सप्लेन करता, आपको क्रोमोसोम कैसे एक्सप्लेन करता, ठीक। तो ये आपका सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट ये आपका हो गया है। नेक्स्ट है आपका, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालेंगे वो आप डालेंगे राइबोसोम। नेक्स्ट हेडिंग जो आप डालोगे वो डालोगे राइबोसोम। बच्चों अभी मैं आपको राइबोसोम का डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं, आप चाहे तो एनसीईआरटी देख सकते हैं। राइबोसोम तो बहुत आगे दिया हुआ है, ठीक है। बहुत हल्का सा आपको आइडिया दूंगा, जितना ओवरव्यू ऑफ सेल में दिया है, ठीक। मैं आपको ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ा रहा हूं, यहां राइबोसोम के बारे में जितनी चीजें लिखी हैं मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा। तो बच्चों अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं। राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है,
सबसे छोटा है। राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती, राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाने वाला राइबोसोम है और इसको पैलाडे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, यह प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और इसी को बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। ठीक, राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। यह हमारे अंदर प्लांट, एनिमल, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिनको नाम है पैलाडे। तो आप थोड़ा लार्ज लिखिए। ओके बेटा, मैं वैसे बड़ा लिख ही रहा हूं, बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत छोटा हो गया होगा तो मैं उसको बड़ा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, टेक इट इजी। तो पैलाडे साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं पैलाडे पार्टिकल। अब राइबोसोम जो है वो दोनों जगह मिलता है, आपका प्रोकैरियोट में भी मिलेगा और आपका यूकैरियोट में भी मिलेगा। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों जगह आपका राइबोसोम मिलेगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहां पर एक लाइन खींच दीजिए। ठीक, और यहां पर आपने एक लाइन खींच दी, यहां पर लिखिए प्रोकैरियोट। ठीक है, और यहां पर आप लिखिए यूकैरियोट। यूकैरियोट, यहां लिखा प्रोकैरियोट और यहां लिखा यूकैरियोट। अब आप एक सेल बनाइए, ये आपने एक सेल बना दी, प्रोकैरियोटिक सेल बना दी। प्रोकैरियोटिक सेल का ये जो पार्ट है इसको आपने बोला साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलेगा, जो राइबोसोम मिलेगा उसका नाम है 70S। एस का मतलब मैं चाहूं तो आपको बता सकता हूं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट सिडबर्ग यूनिट, बट अभी नहीं समझाऊंगा। जब आपको राइबोसोम डिटेल में पढ़ाऊंगा तब एस का मतलब बताऊंगा। तो अभी आप मत पूछिएगा, टीचर पर विश्वास रखिएगा, बी अ गुड लिसनर। जो टीचर कह रहा है कि ये चीज आगे पढ़ेंगे, अभी मत पूछ, तो उस चीज की रिस्पेक्ट करिएगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी नहीं तो नहीं। ठीक, अभी सिर्फ डायरेक्ट याद रखना कि प्रोकैरियोट का राइबोसोम कौन सा है। प्रोकैरियोट का राइबोसोम है 70S। प्रोकैरियोट का राइबोसोम है 70S। 70 बस नाम याद रखना। एस का क्या मतलब है अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक, तो प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 70S राइबोसोम होता है। अब मैं एक यूकैरियोटिक सेल बनाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। ये मैंने बनाई एक यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने आपका बनाया न्यूक्लियस। मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। ठीक, ये मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। ये मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। ये मैंने आपका बनाया है न्यूक्लियस। अब बताइए न्यूक्लियस से क्या चीज निकलती है? न्यूक्लियस से यूकैरियोट में एक चीज निकलती है जिसको आप बोलते हैं RER। तो न्यूक्लियस से एक चीज निकलती है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है
जो न्यूक्लियस से निकला है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला है, ये जो स्ट्रक्चर है जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां से निकला बताइए? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला या फिर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला बताइए? ये जो स्ट्रक्चर है जिसको मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा हूं, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला। और इस पर आपको जो राइबोसोम दिख रहे हैं, इस पर आपको ये पिंक कलर से दिख रहे होंगे, ये है आपके एटीएस राइबोसोम। ये है आपके एटीएस राइबोसोम, ये है एटीएस राइबोसोम। ठीक, दूसरी चीज, यहां पर एटीएस राइबोसोम है और ये जो है इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इसके साइटोप्लाज्म में कौन सा राइबोसोम है, तो आप कहोगे साइटोप्लाज्म में एटीएस है। प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70S है, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में एटीएस है। यूकैरियोट में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर भी एटीएस राइबोसोम है। लेकिन यूकैरियोट में एक चीज मिलती है जिसको आप बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोट में एक चीज मिलती है जिसको आप बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम है। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, उस माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम है। यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S, यूकैरियोट में RER पर 80S, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, यूकैरियोट के RER में 80S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 70S। और यूकैरियोट के अंदर एक चीज और मिलती है जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपका कौन सा राइबोसोम मिलेगा? 70S। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में 70S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट में 70S, यूकैरियोट के RER में 80S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 70S, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 70S, यूकैरियोट्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 80S। यहां तक समझ में आया तो आप यस लिखिए। एक लिख रही है सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, मैं कल रात को सोए नहीं। अरे दीवाने ऐसे थोड़े ना होता है बेटा। उस पेस पे पढ़ाना है जहां हर एक बच्चे को समझ में आए। कभी भी टीचर को मत बताइए कि उसको कैसे पढ़ाना है, उसको उसकी ड्यूटीज पता है। ठीक, पढ़ाई करिए बेटा, है ना। इन चीजों में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूं, ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। गॉड ब्लेस यू। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई। तो प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S है, यूकैरियोट के अंदर आपके दोनों मिलते हैं, बोथ 70S एंड 80S। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई। तो हमने
राइबोसोम वाला पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। राइबोसोम वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आप हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे सेंट्रोसोम। नेक्स्ट आप जो हेडिंग डालेंगे वो आप डालेंगे सेंट्रोसोम। तो नेक्स्ट हेडिंग आप जो डालेंगे वो आप डालेंगे सेंट्रोसोम। ठीक, अब मेरी बात को समझिए। आप जब किताब देखेंगे ना, जब आप किताब देखेंगे आगे जाएंगे, ये सब चीजें आगे दी हुई हैं। आगे देखिए, ये देखिए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, ये सब एक एक करके पढ़ाए जाएंगे। अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनका नाम सुन रहे हैं मेरा बेटा। न्यूक्लियस सब पढ़ाया जाएगा, क्रोमोसोम अभी सिर्फ नाम सुन रहे हैं बेटा। ठीक, अब सेंट्रोसोम जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है? ये आपका एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में। तो सर मिलता कहां है? अभी पूरा रिवाइज कराऊंगा, इसके बाद टेबल बनाऊंगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। जितना हमने डिफरेंस आज पढ़ा, सारे डिफरेंस तो भी नहीं पढ़े हैं, जितना आज पढ़ा उसको टेबल की फॉर्म में भी दूंगा। ठीक, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है तो मिलता कहां है? ये आपका मिलता है यूकैरियोट में, और यूकैरियोट में भी कहां मिलता है? एनिमल सेल में मिलता है, और वहां पर ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। कैसे करता है अभी नहीं जानना, ठीक है, अभी नहीं जानना, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। अभी बस इतना लिखना कि ये आपका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। यूकैरियोट में मिलता है एनिमल सेल में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये हायर प्लांट्स में, मतलब प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो आप बताओगे कि ये आपका हायर प्लांट में एब्सेंट होता है। तो सेंट्रोसोम प्रोकैरियोट में एब्सेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है, और यूकैरियोट में भी एनिमल सेल के अंदर मिलता है, जो सेल के डिवीजन में आपकी हेल्प करता है। कुछ बच्चे लिख भी रहे हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, मैं बता सकता हूं भी, लेकिन अभी मजा नहीं आएगा। मैं स्पिंडल फाइबर बोलूंगा, ठीक है, फिर बच्चा बोलेगा कि प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता, तो वहां स्पिंडल फाइबर कैसे बनती है, फिर डिबेट हो जाएगा। ठीक है, हमें उतना ही बोलना है जितना आप अभी समेट सको। कोई ऐसी चीज बोल दी जो बच्चे को समझ ही नहीं आएगी इस लेवल पर, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो इसलिए अगर मैं कोई चीज कहता हूं उसको आगे पढ़ेंगे तो उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक बेटा, फॉन्ट साइज बढ़ा तो रहा हूं, चलो और बढ़ा दूंगा। अरे दीवाने, मेक इट लार्ज करता हूं बाबा, देखिएगा इधर। ठीक है, एब्सेंट है हायर प्लांट के अंदर। ठीक, तो सेंट्रोसोम का जो पार्ट होता है, जब आप पढ़ोगे आगे जाके तो आपको बताया जाएगा कि एक सेंट्रोसोम के अंदर आपको बताया जाएगा कि एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये जो मैंने चीज बनाई है ये सेंट्रियोल है। ये क्या है? सेंट्रियोल है। जैसे कटोरी है, कटोरी के अंदर गुलाब जामुन है, कटोरी का मतलब है सेंट्रोसोम। ठीक है, कटोरी का मतलब है सेंट्रोसोम, और गुलाब जामुन का मतलब हो गया गुलाब जामुन का मतलब हो गया सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर आपके 2 सेंट्रियोल मिलते हैं, बस इतना याद रखना। अभी बस इतना याद रखना, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल आपके मिलते हैं, और इसकी भी मेम्ब्रेन नहीं होती,
ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है, मतलब मेम्ब्रेन लेस है, ये भी आपका मेम्ब्रेन लेस है। बस इतना याद रखना बच्चों। यहां तक हायर प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। यहां तक समझ में आया तो एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब मैं आपका एक टेबल बनाऊंगा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आपका डिफरेंस बताऊंगा, ठीक, और उसके बाद पूरा रिवाइज कराऊंगा, फिर एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा, फिर पूरा रिवाइज कराऊंगा और फिर एनसीईआरटी बूस्टर भी कराऊंगा, और जो कल का लेक्चर था उसका भी 5 मिनट में रिवीजन कराऊंगा। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, सबके सही होने चाहिए, ठीक। अब आप एक टेबल बनाइए, ठीक है। अब आप एक टेबल बनाएंगे बेटा, यहां पर आप लिखेंगे प्रोकैरियोट और यहां आप लिखेंगे यूकैरियोट, ठीक। और ये एक प्यारी सी टेबल बनाएंगे, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, ऐसे टेबल बनाई जाती है, ठीक, ये ऐसे। और यहां आप लिखेंगे कैरेक्टर, कैरेक्टर। बच्चों 2 साल की जर्नी है अच्छे से फोकस करके डेली पढ़ाई करिएगा। मैं पूरा प्लानर आपको दिया करूंगा, हर दिन कैसे रिवीजन करना है। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमें अर्जुना बैच में पढ़ते हुए 3 महीने हो गए हैं, बट आपने जो 3 महीने पहले पढ़ाया था वो मैं भूल चुकी हूं। नहीं, तुम कभी भी ये बात मुझसे नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पूरा रिवीजन प्लानर दूंगा, हर दिन का किस तरीके से तुम्हें पढ़ाई करनी है। चलिए बताइए, किसका साइज छोटा होता है? बैक्टीरिया छोटा होता है या एनिमल छोटा होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन छोटा है? प्रोकैरियोट मतलब आप समझने के लिए मान लीजिए बैक्टीरिया। कौन छोटा है? यूकैरियोट्स में प्लांट है और एनिमल है, किसका साइज छोटा है? और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, वो तो मिल ही रहे हैं आपको। फर्स्ट लेक्चर के शॉर्ट नोट्स मिल गए थे, इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स तैयार है। जैसे ही 8 बजे क्लास कंप्लीट होगी आपके ऐप में भी आएंगे और आपके टेलीग्राम चैनल पर भी आएंगे, दोनों जगह आएंगे। तो अगर मैं साइज की बात करता हूं, साइज की बात करता हूं तो बच्चों प्रोकैरियोट आपका स्मॉल है और यूकैरियोट आपका लार्ज है, पहला डिफरेंस। दूसरा, डिवाइड, कौन फास्ट डिवाइड करेगा? बताइए, एक बैक्टीरिया जल्दी डिवाइड करता है या एनिमल सेल जल्दी डिवाइड करती है? लिख के बताइए, किसका डिवीजन फास्ट होगा? इसका जो डिवीजन होगा वो फास्ट होगा, इसका डिवीजन स्लो होगा। थर्ड पॉइंट बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहां पर एब्सेंट होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहां पर एब्सेंट होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहां पर एब्सेंट होंगे? लिख के बताइए। मेम्ब्रेन जो आप कहोगे वही मैं यहां पे फिल करूंगा। बहुत बढ़िया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। चलिए लिख के बताइए, हिस्टोन प्रोटीन कहां पर एब्सेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन कहां पर एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों में ही प्रेजेंट है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों में ही प्रेजेंट है, बट डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का नेचर बेसिक है और यहां पर कैसा है? एसिडिक है।
अगला सवाल बताइए, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पर एब्सेंट है? न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पर एब्सेंट है? न्यूक्लियोलस कॉमा एनएम, एनएम शॉर्ट में लिखा है, एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यहां पर आपकी प्रेजेंट है। फिर मैंने आपसे पूछा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहां पर एब्सेंट है? प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है, यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है। स्पैमर, स्पैमर आप गलत क्लास में आ गए बेटा, है ना। मैं स्पैमर को बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, ठीक है। आप कुछ भी लिख के जाएंगे स्पैमर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी फैमिली के लिए गाली भी लिख के चले जाएंगे, मैं आपको तब भी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे संस्कार अलग है बेटा, ठीक है। मैं आपको गॉड ब्लेस यू ही बोलूंगा और मैं समझता हूं आपकी मजबूरी है बेटा, आपको भी अपनी फैमिली को सर्व करना है, उसके लिए आपको भी पैसों की जरूरत है, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ता है। बल्कि आप भी ह्यूमन बीइंग ही हैं, आप भी यूकैरियोट ही हैं, आप भी मैमिलिया क्लास के ही हैं, आप गलत जगह आ गए हैं, ठीक। आइए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यहां एब्सेंट है, यहां वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपका क्या है? प्रेजेंट है, ठीक। ये आपका एक डिफरेंस हो गया है। अब क्रोमोसोम की बात करते हैं, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। अब आप बताइए कहां पर आपका फॉल्स क्रोमोसोम मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपका क्रोमोसोम कैसा होता है? फॉल्स होता है और यहां कैसा होता है? ट्रू होता है, ठीक। अब अगर मैं डीएनए की बात करता हूं, डीएनए की बात करता हूं, तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो आपका डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेकेड है। डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नेकेड है, नेकेड है, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट कवर्ड बाय एनएम, एनएम का मतलब हो गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यूकैरियोट का डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, लीनियर है और आपका कवर्ड है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक। उसके बाद मैंने आपसे बात की राइबोसोम की, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70s है, यूकैरियोट में 70s और 80s है। और फिर मैंने बात की सेंट्रोजोम की, मैंने बात की सेंट्रोजोम की। प्रोकैरियोट में सेंट्रोजोम एब्सेंट है और यूकैरियोट में आपका प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी आपका एनिमल में प्रेजेंट है। तो बच्चों, हमने आपके काफी सारे डिफरेंस इसके अंदर पढ़ लिए हैं। डिफरेंस तो और भी हैं, 10-12 डिफरेंस और भी हैं, ठीक है, लेकिन अभी हमने वो चीज पढ़ी नहीं है। मैंने आपको जो डिफरेंस कराए, जितना टॉपिक हमने पढ़ा उसके बेसिस पे कराए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे यही जोश रखना है, ठीक है, यही जोश बनाए रखना है, बहुत बढ़िया, शाबाश। आने वाले वक्त को बहुत उम्मीदें हैं, ठीक। आइए अब लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक,
फिर पूरे कंटेंट का रिवीजन मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद हम एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे, ठीक है। क्या हो गया, इसके मोड को चेंज नहीं हो रहा, चलो ठीक है। चलिए, तो अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आप हेडिंग डालेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा। शेप एंड साइज ऑफ सेल, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा का पूरा। तो बच्चों, अलग अलग सेल्स का जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो वेरी करता है। उनका शेप उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनका जो शेप है वो वेरी करता रहता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने छोटी क्लास में नर्व के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एक्सॉन और डेंड्रॉन होते हैं। तो नर्व सेल्स में आपने देखा होगा काफी लॉन्ग होती है, क्योंकि उसको इंपल्स को ट्रेवल कराना होता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो जो सेल्स है उनका जो शेप है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो बच्चों, शेप, पहला पॉइंट, शेप, रुको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, शेप, साइज, शेप साइज ऑफ सेल वेरी, शेप साइज ऑफ सेल वेरी, ठीक है, शेप साइज ऑफ सेल वेरी। और एक और चीज याद रखिए, जब तक कोई चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं होता, आप उस चैप्टर का यूट्यूब से वन शॉट नहीं देखेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक। वहां बिल्कुल नहीं भटकना है जब तक यहां चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। हमारे लिए वन शॉट देना बहुत आसान है, हम 6 घंटे में दे सकते हैं, बट 11वीं का जो बच्चा है वो छोटा है, तुम उसे 6 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुम्हें उसे कंप्लीट करने में, नोट्स बनाने में, समझने में, याद करने में 3 हफ्ते लग जाएंगे मिनिमम। वहां नहीं भटकना है। तुमने जो फीस दी है वो 2 साल पढ़ने के लिए, एक सिस्टमेटिक वे में तरीके से पढ़ने के लिए दी है, यूट्यूब पे पढ़ने के लिए नहीं दी है। यूट्यूब पर तो आप बिना फीस के भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क, याद रखिएगा, चीजें सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ाया, आज मैं आपको फर्स्ट क्लास के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगा। एकदम से बर्डन डाल दूंगा तो बैलून फूट जाएगा, आपका जोश खत्म हो जाएगा। चीजें तरीके से चलती हैं, ये याद रखिएगा, डिसिप्लिन से चलती हैं, तरीके से चलती हैं, सिस्टमेटिक वे से चलती हैं, ठीक है। नेवर एवर एवर एवर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखिएगा, सिस्टमेटिक वे से जैसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल वैसे पढ़िएगा। जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म हो जाएगा, मैं आपको खुद बोलूंगा कि बेटा उम्मीद सीरीज में जाइए, आपको इसका वन शॉट है जो 5 घंटे का है, उसको 2x पे देख और 3 घंटे में कंप्लीट कर। बट जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, बिल्कुल आप कहीं नहीं भटकेंगे। शेप साइज ऑफ सेल वेरी, जो टाइम बचता है उसको सेल्फ स्टडी में लगाएंगे। शेप साइज ऑफ सेल वेरी, ठीक। दूसरा फंक्शन, दूसरा पॉइंट, शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल वेरी विथ फंक्शन, विथ फंक्शन। तीसरा पॉइंट, एक सेल होती है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ये पढ़ाया जाएगा क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। क्लास 11th में एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां पढ़ाया जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट होता है, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट होता है, और ये सबसे छोटी सेल है, ठीक है, ये सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी सेल है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
बच्चों प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, माइकोप्लाज्मा यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोट है। बैक्टीरिया भी यूनिसेलर है, माइकोप्लाज्मा भी यूनिसेलर है। ये स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसका दिया हुआ है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये आप याद रखेंगे। ठीक, दूसरा इन्होंने बैक्टीरिया का दिया हुआ है, बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया का जो साइज दिया हुआ है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और अभी आप आगे मत जाइएगा, जो डायग्राम बने हुए हैं बैक्टीरिया का यहां पे मत जाइएगा। ठीक है, अभी आप यहां पर बिल्कुल मत जाइएगा। तो बैक्टीरिया आपका 3 to 5 माइक्रोमीटर आपको दिया गया है। ठीक, इसके बाद आप आगे जाएंगे तो आपने सुना होगा कि जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ठीक है, ऑस्ट्रिच का एग, एग एग एक सेल है अपने आप में। ऑस्ट्रिच का एग ये लार्जेस्ट सेल होती है। ऑस्ट्रिच चिड़िया का जो एग है ये लार्जेस्ट होता है। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर है, बट हमें साइज याद नहीं रखना क्योंकि किताब के अंदर नहीं लिखा है। ठीक है, अब हम किसी मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं और आरबीसी के साइज की बात करते हैं। तो आरबीसी का साइज लिखा हुआ है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, 7 माइक्रोमीटर आपका आरबीसी का साइज है। और हमारे अंदर, हम लोग मल्टीसेलुलर हैं, हमारे अंदर जो नर्व सेल होती है वो काफी लॉन्ग होती है। तो हमारे अंदर जो नर्व सेल है वो आपकी काफी लॉन्ग होती है। आरबीसी का आ गया है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो बच्चों ये कुछ डेटा है जो आपको याद करना है, ये डेटा है जो आपको याद करना है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा होता है, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, नर्व सेल्स ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होती है, ह्यूमन के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होती है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, ये आपको याद रखना है। और जो शेप है सेल के वो अलग अलग हो सकते हैं। जब आप जूलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर ये सब वर्ड आते हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कॉलुमनार एपिथीलियम, ये सब जूलॉजी के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो शेप ऑफ सेल कैसा है? शेप ऑफ सेल डिस्क जैसा भी हो सकता है। ठीक है, आपका क्यूबॉइडल भी हो सकता है, आपका कॉलुमनार भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग शेप हो सकते हैं। आपका इर्रेगुलर भी हो सकता है और ईटीसी, अलग अलग आपके शेप मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मैं क्या होमवर्क दूंगा, आपको जो मैं होमवर्क दूंगा, आपको ये सारे शेप, आरबीसी का शेप राउंड एंड बाई कॉनकेव कॉपी में लिखना है। व्हाइट ब्लड सेल, ये सब जूलॉजी में पढ़ेंगे, सब जूलॉजी में पढ़ेंगे, हमारे में नहीं पढ़ेंगे, हमारे में नहीं पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी का शेप कॉपी में लिख लेना, कॉलुमनार एपिथेलियम का शेप कॉपी में लिख लेना, होमवर्क रहेगा। ठीक है, नर्व सेल का शेप कैसा है, होमवर्क कर लेना, ये लिखा हुआ है। ट्रैकिड्स का शेप कैसा है, लिख लेना। मीजोफिल सेल का शेप कैसा है, लिख लेना। ट्रैकिड क्या होता है, प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते। मीजोफिल सेल्स क्या है वो भी आप यहां नहीं पढ़ेंगे, ये भी एनाटॉमी में पढ़ेंगे, है ना। जाइलम की एक सेल होती है जिसको ट्रैकिड बोलते हैं, है ना, जो वाटर के कंडक्शन में हेल्प करती है, यहां नहीं पढ़ना। लीफ के अंदर जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है उसको मीजोफिल सेल बोलते हैं, ये यहां नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इनका शेप रट्टा मार के रखना है। मीजोफिल सेल क्या है यहां नहीं पढ़ना, शेप कॉपी में लिख लेना। ट्रैकिड क्या है यहां नहीं पढ़ना, शेप कॉपी में लिख लेना। नर्व सेल क्या है यहां नहीं पढ़ना, शेप कॉपी में लिख लेना।
ठीक, रेड ब्लड सेल्स ये सब नहीं पढ़ना, शेप कॉपी में लिख लेना। बच्चों अब जरा हम एक बार पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं। क्या आप तैयार हैं पूरा का पूरा रिवीजन करने के लिए? तो आप एक बार यस लिख दीजिए। डीलिमिटिंग लेयर मतलब आउटर लेयर, प्लांट के अंदर है सेल वॉल, एनिमल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट का एग्जांपल है अनियन पीन सेल और एनिमल का एग्जांपल है ह्यूमन चीक सेल। यूकैरियोट के न्यूक्लियस में बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस में डबल लेयर होती है। ये छोटा सा गोला है, इसे क्या बोला है? न्यूक्लियोलस। और ये है आपका क्रोमोसोम। यूकैरियोट के क्रोमोसोम में डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है जो कि मेन पार्ट है। मेन प्रोटीन जो डीएनए को पैक करेगा वो हिस्टोन प्रोटीन है जिसका नेचर बेसिक है। इसके अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है जिनका नेचर एसिडिक है, और थोड़ा सा आरएनए है। चारों पार्ट को मिलाकर बोला क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मेन पार्ट है डीएनए। डीएनए 2.2 मीटर का धागा होता है, न्यूक्लियस का डायमेंशन 10⁻⁻⁶ है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स बैठाने हैं, और उन क्रोमोसोम्स में डीएनए की जो टोटल लेंथ है वो 2.2 मीटर है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, और डीएनए में डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट में है, नेकेड है क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, और ये डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन बेसिक है, थोड़ा सा आरएनए है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो इसका डीएनए है, इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लियोइड, और ये इसका साइटोप्लाज्म है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस के दो पार्ट तो इसमें होता ही नहीं, इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसका डीएनए नेकेड है, कवर नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर नहीं मिलता है, इसलिए यहां फॉल्स क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं। ट्रू क्रोमोसोम इसके अंदर नहीं मिलता है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। प्लांट और एनिमल के साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको आप सेलुलर एक्टिविटी में काउंट कर रहे हो, जिसका एक एग्जांपल हो गया प्रोटीन की सिंथेसिस। ये केमिकल रिएक्शन है, इसलिए सेल जिंदा है। यूकैरियोट के अंदर वो सारे ऑर्गेनेल मिल रहे हैं जिनकी मेम्ब्रेन पर है, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट है। मेम्ब्रेन कितनी कितनी है उनका नाम लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। राइबोसोम सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसको पैलाडे ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको पैलाडे पार्टिकल बोलते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मिलते हैं 70s, यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80s। एस का मतलब मास्टर जी ने नहीं बताया, अभी बाद में बताएंगे। यूकैरियोट के न्यूक्लियस से एक स्ट्रक्चर निकलता है RER, उस पर 80s राइबोसोम है। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया में 70s है, क्लोरोप्लास्ट में 70s है। सेंट्रोसोम प्रोकैरियोट में नहीं है, यूकैरियोट में एनिमल सेल में है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये हायर प्लांट में एब्सेंट है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये आपके डिफरेंस आ गए हैं, और ये आपका शेप साइज सेल्स के वेरी करते हैं, इनका शेप फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया नहीं है, प्रोकैरियोट है, ठीक, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर है। ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ा है, ये यूनिसेलुलर के अंदर आ गया। हमारे अंदर जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करूं, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर है। नर्व सेल सबसे लंबी है। शेप ऑफ सेल आपका वेरी कर सकता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले, कि क्लास का स्क्रीन प्ले बहुत तकड़ा रखो, पता ही ना चले क्लास कब खत्म होने के कगार पे आ जाए। अब है क्लाइमैक्स, अब है क्लाइमैक्स, ठीक है, कि क्लाइमैक्स इतना खतरनाक दे दो जैसे KGF 1 का क्लाइमैक्स था, ठीक है, उस तरीके से। ठीक, आइए पोल भी करवा लेंगे। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, आपने सेल्स को ऑब्जर्व किया अनियन पील में और ह्यूमन चीक के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपने यह देखा कि जो अनियन सेल है वो टिपिकल प्लांट सेल है, जिसमें आपकी डिस्टिंक्ट सेल वॉल है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेल वॉल क्लियरली विजिबल है, सेल वॉल क्लियरली विजिबल है। ये इसकी क्या है? आउटर बाउंड्री है, और सेल वॉल से जस्ट
अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। किसमें? प्लांट सेल के अंदर। तो सेल वॉल के जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक, ह्यूमन चीक सेल कैसी सेल है? ह्यूमन चीक सेल आपकी एनिमल सेल है। कैसी सेल है? एनिमल सेल है। और इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री आपकी डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ? आउटर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, डीलिमिटिंग का मतलब होता है विच मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल, विच मेक्स बाउंड्री ऑफ सेल, विच में, अरे दीवाने तुमने तो करना भी शुरू कर दिया। सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक सेल हैव आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ह्यूमन चीक सेल में आउटर मेम्ब्रेन जो कि सेल मेम्ब्रेन है वो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है। उसका रीजन दिया है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। तो मैं आपको, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, तो मैं आपको 60 सेकंड का टाइम देता हूं। आपका पोल स्टार्ट। अगर आपका 60 सेकंड में आपका पोल स्टार्ट, ठीक है, 60 सेकंड में आपका पोल स्टार्ट। अगर पहला स्टेटमेंट सही है और रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए लगाइए। अगर पहला स्टेटमेंट सही है और रीजन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी लगाइए। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो सी लगाइए। और अगर चौथा स्टेटमेंट, अगर इफ एसर्शन, अगर एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी लगाओ। अगर दोनों फॉल्स है तो डी लगाओ। तो बच्चों ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका पोल ए बी सी डी। देखते हैं आप क्या लगाते हैं, देखते हैं आप क्या लगाते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी। आया क्यों नहीं? हाँ ये रहा। 65% लोगों ने, 65% लोगों ने, जोशिका, अमन, सिद्धार्थ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेले, बहुत बढ़िया खेले। आपको मिलता है क्लिनिक प्लस का एक शैंपू। मजाक कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान से आप देखिएगा, ध्यान से आप इस चीज को देखिएगा। ह्यूमन चीक सेल में आउटर मेम्ब्रेन डीलिमिटिंग लेयर है, मतलब ह्यूमन चीक सेल में आउटर लेयर, आउटर लेयर जो है वो डीलिमिटिंग है। आउटर लेयर डीलिमिटिंग क्यों है? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अगर एनिमल सेल में सेल वॉल होती तो फिर आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटर लेयर तो सेल वॉल होती ना। इसका मतलब रीजन भी सही है। आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। आपका गलत हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट है कि अब आपको समझ में आया, तो आप यस लिखिए। अरे दीवाने लिखना। each cell, each cell is a dense membrane bound structure called nucleus inside each cell. This nucleus contain chromosome, और क्रोमोसोम के अंदर है जेनेटिक मटेरियल जिसको बोलते हैं डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए 60 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है। फिर से ये रहा आपका पोल, ठीक है, ये रहा आपका पोल। अब देखिए पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन भाई इसमें तो 5 ऑप्शन है, तो पोल तो आप हटा दीजिए, इसमें तो 5 ऑप्शन है।
तो हम इस पोल को अभी हटा देते हैं। यहां देखिए, ए न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच कंटेन डीएनए, ठीक। बी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड एब्सेंट इन यूकैरियोट। सी न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। डी ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। ई ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी ऑप्शन। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी ऑप्शन। बताइए क्या होगा? ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी ऑप्शन। देखते हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम जिसमें डीएनए है, करेक्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, नहीं, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है। गलत हो गया। न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, करेक्ट है। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन बी, तो आपका जाएगा ई। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, यही जोश चाहिए, यही जोश चाहिए, बहुत बढ़िया। अगला, इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल। पढ़ा चुका हूं। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, कहां पे? प्लांट्स में और एनिमल में। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल्स इन लिविंग स्टेट। ठीक, चलिए यहां अपन चाहे तो पोल कर सकते हैं आपका। यहां अच्छा, ये तो पुराना वाला ही चल रहा है क्या? ठीक है, तो यहां हम चाहें तो आपका पोल स्टॉप। चलो, if both assertion and reason are true, cytoplasm is main area of cellular activity in both plant and animal, correct है। रीजन दिया है वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बताइए क्या जाएगा? एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। एसर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, और रीजन वाला स्टेटमेंट एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। अरे मेरे भाई क्या स्पीड है रे, ए बाबा क्या स्पीड है रे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब मैं हंसूंगा तभी तुम हंसोगे, जब मैं क्लास में सीरियस रहूंगा तो तुम भी सीरियस रहोगे, याद रखना। Beside the nucleus, the eukaryote have outer other membrane bound distinct structure organelle जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल। प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। चलिए बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, करेक्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोट, करेक्ट है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, करेक्ट है। ऑल आर करेक्ट, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर देखते हैं अब, राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम सभी सेल्स में मिलता है, फिर चाहे वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो। विद इन दी सेल राइबोसोम्स फाउंड नॉट ओनली साइटोप्लाज्म। राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते, बल्कि वो दो ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 70s, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, RER में कैसे 80s। एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलता है जिसको सेंट्रोजोम बोलते हैं, जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। चलिए जरा मिलान करते हैं बच्चों। राइबोसोम है ना, राइबोसोम राइबोसोम सेंट्रोजोम सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा, तो बी का जाएगा आपका 1। ठीक है, बी का आपका जाएगा 1। ये देखिए बी का 1। राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती, ए का 3, ए का 3। ठीक है, माइक्रोबॉडी मेम्ब्रेन थी, कितनी थी? एक थी, तो माइक्रोबॉडी सी का 2, सी का 2।
आपका भी यही है, मेरा भी यही है, मेरा भी सही है। डी का 5, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, डी का 5, और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अब इसी पैराग्राफ पे और भी क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ से और भी क्वेश्चन है। इस पैराग्राफ पर एक क्वेश्चन तो ये बना, इसी पैराग्राफ पे दूसरा क्वेश्चन ये है, उस पैराग्राफ पर 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे थे। चलिए, राइबोसोम इन प्रोकैरियोट 70s करेक्ट है। राइबोसोम इज मेम्ब्रेनलेस एंड हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस करेक्ट है। ओनली एटीएस प्रेजेंट इन यूकैरियोट इनकरेक्ट, क्योंकि एटीएस भी होते हैं और 70s भी होते हैं, तो ये वाला वर्ड गलत हो गया ओनली। इन यूकैरियोट राइबोसोम नॉट ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में 70s, क्लोरोप्लास्ट में 80s नहीं, क्लोरोप्लास्ट में 70s, आरईआर में 80s, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। अरे इतनी फास्ट, गजब। एफ, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन यूकैरियोट, एनिमल में नहीं, आपका प्लांट में होगा, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, ये है आपका एफ। बहुत बढ़िया। तो बच्चों इस पैराग्राफ पे 3 क्वेश्चन बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक, इन 3 के अलावा और कुछ नहीं, वो जो भी बनेंगे वो इन्हीं ऑप्शंस को चेंज करके बनेंगे। बहुत बढ़िया। सेंट्रोसोम, क्लाइमेक्स बोलते हैं एनसीईआरटी बूस्टर को, बच्चा निकलता है ना तो ऐसा निकलता है कि यार पूरा एकदम बढ़िया कंटेंट समझाया, प्रॉपर नोट्स बनाए और लास्ट में एनसीईआरटी की लाइन लगा के समझाई, उसके ऊपर क्वेश्चन भी बना के समझा दिया और क्लास खत्म होने के बाद मास्टर शॉर्ट नोट्स भी दे रहा है। अरे दीवाने, अब क्या किडनी बेचूं क्या? मेहनत करते रहना 2 साल, बस याद रखना। ठीक, सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन ऑल सेल गलत है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल नहीं, ऑल यूकैरियोटिक सेल नहीं, यूकैरियोट में भी सिर्फ एनिमल के अंदर है, तो ये भी गलत हो गया। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स नहीं। प्रेजेंट इन एनिमल सेल यूकैरियोट बट एब्सेंट इन हायर प्लांट, बिल्कुल सही। नॉन मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन प्लांट, प्लांट नहीं, एनिमल। बोथ डी एंड ई आर करेक्ट, ऑप्शन जी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये पैराग्राफ देखिए, आप बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। सेल डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या है? प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। द स्मॉलेस्ट सेल कितना? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड, अपने आप में एक सिंगल सेल, कौन? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है ह्यूमन के केस में। सेल का शेप वेरी करता है, ये डिस्क जैसा हो सकता है, पॉलीगोनल, कॉलुमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इररेगुलर। द शेप ऑफ सेल वेरी विथ फंक्शन। बताइए जरा, अब असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा है, तो इसका मतलब ए और ए, ठीक है, ए और ए, ठीक है। और सबसे बड़ा है आपका क्या? ऑस्ट्रिच एग है, तो ये आपका बी, बी। अब आपका क्या बचा? बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर था, ठीक, और उसके बाद ह्यूमन आरबीसी, आपका जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया। एसर्शन, नीट में एसर्शन रीजन भी आते हैं, इसलिए मैंने एसर्शन रीजन भी डाल दिए हैं।
सेल में बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है। रीजन वाला स्टेटमेंट, शेप ऑफ सेल्स में वेरी विथ फंक्शन, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है और रीजन वाला स्टेटमेंट असर्शन स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब बताइए क्या आंसर जाएगा? आपका जो आंसर जाएगा, शेप ऑफ सेल, अलग अलग शेप इसलिए मिलता है क्योंकि वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आपका ये भी सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मैंने आपको लेक्चर 1 पढ़ाया था जिसका आप रिवीजन कर चुके हैं मैनी टाइम्स। यस और नो? यस और नो? जो जो मेरा रिवीजन प्लानर फॉलो करेगा उसकी लाइफ बन जाएगी। वो 2 या 3 महीने बाद, 1 महीने बाद भी याद करेगा यार कि सर ने 2 महीना पहले जो पढ़ाया था वो मुझे अभी तक याद है। लेक्चर 1 आप बहुत बार कर चुके हो। लेक्चर 2 को आप आज सोने से पहले, बिफोर स्लीप, सोने से पहले आप 45 मिनट्स लगाओगे, 45 मिनट्स लगाओगे। ठीक? जब आप लेक्चर 2 को कंप्लीट करोगे आज, ठीक है, जब आप लेक्चर 2 को आज कंप्लीट करोगे, इस बॉक्स में आज के बारे में, आज है थर्सडे, ठीक है, तो लेक्चर 2 को आप सोने से पहले 45 मिनट में कंप्लीट करोगे और आज ही आपको सोने से पहले लेक्चर 1 का रिवीजन करना है और वो 10 मिनट में आपका हो जाएगा। ठीक? उसके बाद कल है फ्राइडे, जिसको आपने आज 45 मिनट में पढ़ा, कल आप पूरे दिन में कभी भी लेक्चर 2 को रिवाइज करके आना और उसको रिवीजन करने में आपको कल सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और कल ही आपको लेक्चर 1 का रिवीजन करना, और यकीन मानिए इस बार रिवीजन करने में 5 मिनट्स लगेंगे। तो कल आपको 20 मिनट्स निकालने हैं बिफोर क्लास, 20 मिनट्स निकालने हैं बिफोर क्लास, क्योंकि आफ्टर क्लास तो फ्राइडे का लेक्चर भी ऐड हो जाएगा। तो फिर मैं आपको सैटरडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे की दवाई अलग दूंगा। अभी इसको फॉलो करना, अभी इसको फॉलो करना, अभी इसको फॉलो करना, अभी इसको फॉलो करना। ठीक? अभी इसको फॉलो करना। तो बच्चों, आपको लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको मजा आया तो आप एक बार हमारे सम्मान में दिल बना दीजिए। एक बार चैट बॉक्स में दिल की रफ्तार आ जानी चाहिए अगर आपको लेक्चर में आज मजा आया। पूरा रेड रेड कर दो अगर आपको मजा आया। धीरे धीरे नशा बढ़ेगा। स्क्रीन प्ले बहुत तकड़ा रहता है मेरा और क्लाइमेक्स तो बहुत ही खतरनाक रहता है। चलिए बना दीजिए, फटाफट दिल बना दीजिए, दिल बना दीजिए। शाबाश। मैं इसका वीडियो लेने वाला था लेकिन मेरा मोबाइल ही नहीं चल रहा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके दिल की रफ्तार ये बता रही है कि आप पीडब्ल्यू का बहुत सम्मान करते हैं, पीडब्ल्यू से बहुत प्यार करते हैं, पीडब्ल्यू के टीचर का सम्मान करते हैं। और ये दिल की जो रफ्तार है ये ही हमारा और आपका एक बॉन्डिंग है, आपका प्यार है। ठीक है? तो बच्चों, इनफ ऑफ टॉक, लेट्स एंड। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि भाई कल फिर आएगा। थैंक यू।